सो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग हीगल के बारे में पढ़ेंगे। तो हीगल बेसिकली एक जर्मन थिंकर रहा है और जो मार्क्स है आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे मार्क्स के बारे में। तो मार्क्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है हीगल ने। हीगल का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का, जिसे मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में बदला है। इसका मतलब डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का मतलब है कि हिस्ट्री की जो मूविंग फोर्स है वो आइडिया है, जबकि मार्क्स क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री की मूविंग फोर्स है वो मैटर है, पदार्थ है, ना कि आइडिया। हिस्ट्री की मूविंग फोर्स है, ऐसा मार्क्स बाद में संशोधन करते हैं। मार्क्स का एक फेमस स्टेटमेंट है कि हीगल अपने सिर के बल खड़ा है। हीगल अपने सिर के बल खड़ा है और जो मार्क्स के आइडियाज़ हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और जो बहुत सारे उसने आइडियाज़ दिए हैं वो उसके माध्यम से मार्क्स ने हीगल को उसके पैरों के बल खड़ा किया। चलिए देर न करते हुए हीगल के बारे में पढ़ते हैं। तो जीवन परिचय। हीगल बेसिकली 1770 से 1831 के बीच में टाइम पीरियड रहा। थोड़ा सा टाइम के बारे में अगर ज्ञान होता है तो बीच में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्रम वाले कि ये दार्शनिक कब रहा कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। हीगल एक महान द्वंद्ववादी विचारक है, डायलेक्टिकल थिंकर है। इनकी सृजनात्मक उपलब्धियां दार्शनिक और राजनीतिक चिंतन के समूचे इतिहास में एक मील का पत्थर है। उनका नाम जर्मन आदर्शवादी परंपरा के मूल प्रवर्तकों में कांट के पश्चात लिया जाता है। बेसिकली कांट भी जर्मन फिलोसफर रहे हैं। तो उसके बाद हीगल का ही नाम आता है। उसके ग्रंथों में राजनीतिक आदर्शवाद यानी पॉलिटिकल आइडियलिज्म अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ट में 1770 में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी पदाधिकारी थे। वे हीगल को धर्मशास्त्र का विद्वान बनाना चाहते थे और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्यूबिंगन के धार्मिक विद्यालय में उसे भर्ती कराया गया। हीगल स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही प्राचीन यूनानी रोमन इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य में रुचि लेने लगा था। इस काल के उसके विचारों में प्राचीन यूनान का एक आदर्शीकृत बिंब और लोगों के वास्तविक नैतिक संगठन के नाते राज्य के बारे में प्लेटो तथा अरस्तू के विचारों के प्रति रुझान देखे जा सकते हैं। सन 1788 से 1793 तक हीगल ने ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने धर्माचार्य का पेशा अस्वीकार कर दिया और विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पाने की आशा में कुछ साल बर्न और फ्रैंकफर्ट में प्राइवेट शिक्षक का काम किया। इन वर्षों में हीगल के राजनीतिक विचार सामंतवाद विरोधी थे। वे पुरातन कालातीत व्यवस्था की रूढ़ियों और बुर्जुआ उदारवादी दृष्टिकोणों का कटाक्ष करते थे। 1801 में हीगल ने अपने शोध प्रबंध नक्षत्रों की कक्षाएं का मंडन किया और एना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बन गए। 1806 तक वे वहां रहे और दर्शन के साथ साथ प्राकृतिक विधि पर भी, नेचुरल लॉज पर भी व्याख्यान देते रहे। 1798 से 1802 में उन्होंने अपना काफ़ी समय राजनीति और विधि से संबंधित एक विशद ग्रंथ जर्मनी का संविधान की रचना को ही समर्पित किया, जो अधूरा ही रह गया और उनके जीवन काल में प्रकाशित न हो पाया। देहांत हीगल के 1805 से 1806 के व्याख्यानों का संग्रह एना का यथार्थ दर्शन उनकी दर्शन पद्धति का प्रथम आभास देता है। 1807 में उनकी फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक रचना प्रकाशित हुई। 1807 में जिसमें उन्होंने विकासशील चेतना के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालते हुए द्वंद्वात्मक विश्लेषण के एक विशिष्ट उपकरण के नाते चेतना का दार्शनिक महत्व प्रतिपादित किया है। मार्च 1807 में हीगल बाम्बर्ग चले गए और वहां दैनिक बाम्बर्ग समाचार का संपादन करने लगे, किंतु इस काम की कठिनाइयों विशेषतः सेंसर के साथ आए दिनों के झगड़ों को वह अधिक समय तक झेल न सके और अक्टूबर 1808 में बम्बर्ग छोड़कर न्यूरेमबर्ग आ गए और जहां उन्होंने 1816 तक एक विद्यालय में रेक्टर और प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। एना के दिनों के अंत में ही हीगल नेपोलियन के व्यक्तित्व और उसके ऐतिहासिक प्रगतिशील कार्यों के प्रशंसक बन गए थे। नेपोलियन को उन्होंने महान नायक, विश्वात्मा आदि की संज्ञाएं दी। उनका मानना था कि नेपोलियन और उसके सुधारात्मक कार्य अर्धसामंती जर्मनी में भी परिवर्तन लाने और बुर्जुआ अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं एवं संवैधानिक प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना में सहायक होंगे।
नेपोलियन का पतन हेगल के लिए विश्व इतिहास के स्तर की ट्रेजेडी थी। अक्टूबर 1818 से 14 नवंबर 1831 तक लगभग मृत्यु पर्यंत तक हेगल बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। इस काल में उनकी राजनीतिक विचारधारा में उदारवाद ने जोर पकड़ा। फिर 61 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 1831 को हैजे की बीमारी से उनका देहांत हो गया। बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में हेगल को अपूर्व ख्याति मिली। उन्हें जर्मनी का राष्ट्रीय दार्शनिक कहा जाने लगा। उनके भाषणों को सुनने के लिए विद्यार्थियों और विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। उनके निधन के बाद हेगल को पढ़ना, उनके दर्शन पर चर्चा करना एक फैशन सा हो गया। कोई भी दार्शनिक या विचारक अपनी विद्वत्ता की छाप तब तक नहीं छोड़ सकता था जब तक यह सिद्ध न कर दे कि उसने हेगल के ग्रंथों को पढ़ा है। मार्क्स तक हेगल को पढ़ना पड़ा। फिर 19वीं शताब्दी में उन्होंने प्लेटो और अरस्तु की कोटि का विश्व स्तर पर दार्शनिक माना जाने लगा। तो 19वीं शताब्दी में उन्हें प्लेटो और अरस्तु की कोटि का विश्व स्तर का दार्शनिक माना जाने लगा। यह आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति को आगे एक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनना था, उसने हेगल के बारे में से कहा जा रहा है। स्नातक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर यह लिखा था कि अर्थशास्त्र और भाषा शास्त्र में प्रवीण है, चरित्रवान है, किंतु दर्शन शास्त्र में उसकी कोई योग्यता नहीं। ये जीवन है, कुछ भी हो सकता है। तो यही बात है हेगल के बारे में, है ना। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र भाषा शास्त्र में प्रवीण होने के बावजूद उसने दर्शन शास्त्र को, बल्कि लिख किया गया था कि दर्शन शास्त्र में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी उसने दर्शन शास्त्र को पढ़ा। तो अगर इच्छा शक्ति है, बिल है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हेगल जर्मन का प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक है, यानी एक आइडियलिस्ट थिंकर है, और इसे आदर्शवाद का पोप ऑफ आइडियलिज्म भी कहा जाता है। हेगल के साथ जर्मनी का एक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट के रूप में उदय नहीं हुआ, बल्कि रसिया जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया करता था। जिस समय मैकियावेली विखंडित इटली के एकीकरण और राष्ट्रीय राज्य के रूप में उसके उदय का स्वप्न देखता था, वहीं स्वप्न जर्मनी के बारे में हेगल का था, जिसे बाद में बिस्मार्क ने पूरा किया था। हेगल फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 का प्रशंसक था, क्योंकि उसकी नज़र में यह क्रांति विवेक और मानव अधिकारों पर आधारित थी। 1806 में जब नेपोलियन ने प्रशिया को हराया, तो प्रशियावासी हेगल ने उल्टे नेपोलियन की प्रशंसा, क्योंकि नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति की प्रगतिशील धारा को आगे बढ़ा रहा था। हेगल ने फ्रांसीसी क्रांति को शानदार मानसिक सुबह, यानी ग्लोरियस मेंटल डॉन कहा है। हेगल हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने आधुनिक आदर्शवाद की स्थापना की है, तो मॉडर्न आइडियलिज्म की स्थापना करते हैं। हेगल के आदर्शवाद के मुख्य सिद्धांत हैं, पहला द्वंद्ववाद यानी डायलेक्टिक्स तो विचारों या चेतना माने आइडियाज़ और कॉन्शियसनेस के आपसी अंतर विरोध द्वारा इतिहास आगे गति करता है। चेतना यानी आइडिया ही इतिहास का वास्तविक प्रेरक तत्व है। तो हेगल क्या बोलते हैं कि आइडिया इज अ मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की जो मूविंग फोर्स है वो आइडिया है। बाद में मार्क्स इसको चेंज करते हैं, कहते हैं कि आइडिया नहीं बल्कि मैटर यानी पदार्थ मूविंग फोर्स है हिस्ट्री की। फिर विश्व में विवेक का विकास, मार्च ऑफ रीजन इन द वर्ल्ड। विश्व में जो भी गति विकास से प्रगति हुई है उसका कारण मानवीय विवेक व तर्क है। तो रीजन और रेशनैलिटी ही महत्वपूर्ण है ना, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके माध्यम से विश्व में जो भी गति या विकास हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। आत्मपूर्णता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रत्येक विचार गति करता हुआ अपनी पूर्णता या सर्वोच्चता तक पहुंचना चाहता है। हेगल के अनुसार कला, धर्म व दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। हेगल के आदर्शवाद को प्रायः निरपेक्ष आदर्शवाद यानी एब्सोल्यूट आइडियलिज्म कहा जाता है। प्लेटो के आदर्शवाद को नैतिक यानी मोरलिस्टिक या मोरल आइडियलिज्म कहा जाता है। कांत के आदर्शवाद का बुनियादवादी यानी इंटेलेक्चुअल आदर्शवाद कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेगल पर सुकरात के द्वंद्ववाद यानी डायलेक्टिक्स का प्रभाव पड़ा। अरस्तु की स्वदेशात्मक पद्धति यानी टेलियोलॉजिकल मेथड, रूसो की वास्तविक इच्छा, रूसो की रियल विल का प्रभाव पड़ा है। यथार्थ इच्छा और समान इच्छा तथा इमैनुअल कांट के बुद्धिवाद और तर्कवाद का प्रभाव पड़ा है। हेगल भी अरस्तु और रूसो की तरह स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर नहीं है। स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर नहीं है, याद रखिएगा। जब वह महिलाओं में विवेक का अभाव मानता था। हेगल स्त्री को कम क्षमताओं वाली मानते थे। यौन अंतर
प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय है। स्त्रियों को शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उनमें विज्ञान, दर्शन व कला की क्षमता नहीं होती है। ये विषय आदर्श के लिए जरूरी हैं। रूसो के समान हीगल के लिए भी स्त्री समुदाय के लिए अनुपयुक्त होती है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा निगेटिव ये विचारधारा रखती हैं स्त्रियों के प्रति। वर्तमान में ये सब चीज़ें गलत साबित हो ही चुकी हैं, कोई तर्क नहीं है। हेगल दास प्रथा का विरोधी था, हालांकि इसने स्लेव सिस्टम को, स्लेवरी को अपोज किया, पर स्त्रियों को ये थोड़ा सा गलत मानसिकता है इसकी। चलिए, मतलब वैसी गलत मानसिकता नहीं, थोड़ा सा निम्नतर मानता है। हेगल की महत्वपूर्ण रचनाएं, पहली है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1802 में। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 में। आत्मा का घटना क्रिया विज्ञान। इस रचना में वे आत्मा एवं मन की गति को बताते हैं जो परम ज्ञान की ओर बढ़ती है। बाकी रचनाओं में वे इतिहास की गति व विकास बताते हैं जो स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है। साइंस ऑफ लॉजिक 1812 में। साइंस ऑफ लॉजिक। द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस 1817 में। द लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स ये 1818 में आती है। द लेक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स। एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट 1821 में बुक आती है ना। बुक का थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा, बुक का क्रम पूछा जाता है नेट में, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, RPSC में भी पूछा ही जाएगा। तो थोड़ा सा अगर क्रम याद रहेगा, मतलब थोड़े थोड़े ज्ञान रहे, ऐसा नहीं कि पता चले है ना ये 1800 की बात हो रही है और कोई बोल दे कि 1900 की बातें हैं कि 1700 की बातें हैं। तो थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएशन तो बनता ही चाहिए, इतना तो रहना ही चाहिए। इस पुस्तक में हीगल का राजनीतिक चिंतन है, तो पॉलिटिकल जो थिंकिंग है हीगल की, वो इसी पुस्तक में। एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट जो कि 1821 में लिखी गई थी। इसमें कानून, राजनीति और नैतिकता संबंधी विचार हैं तथा नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी तथा राज्य स्टेट के बीच अंतर किया गया है। यह आदर्शवादियों की तरह हीगल भी, अन्य आदर्शवादियों की तरह हीगल भी राज्य को नैतिक सत्य यानी इथिकल एंटिटी मानता है। इस रचना के प्रकाशन का उद्देश्य एक ऐसा जन उन्मुख शासक वर्ग और आदर्श सिविल सेवक निर्मित करने था जो निष्पक्षता और ईमानदारी के प्रति समर्पित हो। स्मिथ का ऐसा कहना है। इस जो प्रकाशन है एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट, इस प्रकाशन का क्या उद्देश्य था? एक ऐसा जनमुख शासक वर्ग और आदर्श सिविल सेवक निर्मित करना है जो निष्पक्षता और ईमानदारी के प्रति समर्पित हो। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1827 में और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन 1827 में यही बुक आती है। हीगल का राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हीगल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या, डायलेक्टिकल मेथड क्या है। डायलेक्टिकल मेथड क्या है? तो हीगल ने स्वयं की बजाय सुकरात को डायलेक्टिकल मेथड का प्रणेता माना। वास्तव में सुकरात के बाद फिर प्लेटो डायलेक्टिकल मेथड का द्वंद्वात्मक पद्धति का उपयोग किया। बेसिकली आंसर, आप कोई प्रश्न करते हैं उसका उत्तर मिलता है, और इसी प्रकार आप उत्तर देते देते एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आप एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हैं या लोगों को उनके प्रश्न पूछ कर ही उनकी जो नॉलेज की जिज्ञासा है उसको शांत कर देते हैं। ऐसा सुकरात किया करता था। हीगल का आदर्शवादी द्वंद्ववाद है, जबकि कार्ल मार्क्स का भौतिकवादी द्वंद्ववाद है। तो हीगल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म पर विश्वास करता है, जबकि मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। आदर्शवादी द्वंद्ववाद यानी डायलेक्टिकल आइडियलिज्म प्रत्यय यानी विचार तत्व को सृष्टि का सार तत्व मानता है। तो ये आइडिया को मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री मानता है, इंपॉर्टेंट थिंक मानता है, कोर थिंक मानता है। इसी आइडिया, विचार या प्रत्यय से आइडियलिज्म प्रत्ययवाद या आदर्शवाद बना हुआ है। कार्ल मार्क्स भौतिक तत्व यानी मैटर को सृष्टि का सार तत्व मानता है। हीगल इतिहास में विकास या गति का कारण विचारों में द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट होता है विचारों में, उसके कारण इतिहास का विकास होता है, जबकि कार्ल मार्क्स इसके लिए भौतिक तत्वों में द्वंद्व को मूल कारण मानता है। इतिहास तथा समस्त सामाजिक राजनीतिक जीवन का निरंतर विकास, तो इतिहास और समस्त सामाजिक राजनीतिक जीवन निरंतर विकास मान है। इसका मूल कारण है चेतना, स्पिरिट या विवेक, रीजन। द्वंद्ववाद यानी आंतरिक विरोधों के द्वारा यह चेतना अपने परम लक्ष्य या परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ के और निरंतर विकास करती रहती है। इस प्रकार सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी विचारों के द्वंद्व और संघर्ष का परिणाम है। तो अगर दो विचार हैं, इन्हीं के द्वंद्व से, फॉर एग्जाम्पल दिन है तो रात है तो दिन है, तो अगर राक्षस है तो देवता है, इन्हीं के बीच द्वंद्व होता है। उसी से ये जो हिस्ट्री है मूव होती है, बेसिकली आइडिया के कारण मूव होती है हिस्ट्री।
तो नेक्स्ट है द्वंद्ववाद पद्धति को समझने का आधार द्वंद्व यानी वाद थेसिस, फिर प्रतिवाद एंटीथेसिस और संवाद सिंथेसिस की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो पहले हमारे मन या आत्मा में एक विचार पैदा होता है, वह वाद है ना, वो थेसिस है। पर यह विचार अस्थायी होता है क्योंकि यह पूर्ण सत्य नहीं होता है। पूर्ण सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ तो स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। फिर मन में उस विचार का एक विरोधी विचार पैदा होता है, यह प्रतिवाद है। यह भी अपूर्ण सत्य है तथा अतः अस्थिर है। फिर वाद और प्रतिवाद की आपसी टकराहट से संवाद पैदा होता है। यह इन दोनों से बेहतर होता है पर यह पूर्ण सत्य नहीं होता है, अतः यह फिर वाद बन जाता है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद एवं संवाद के रूप में परिवर्तन का चक्र चलता रहता है और यह तब तक चलता है जब तक कि पूर्ण आत्म तत्व या सर्वोच्च विवेक का प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो सबसे पहले एक विचार पैदा हुआ। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट थे, ट्रेडिशनलिज्म था, उसको अपोज करने के लिए क्या आया, बिहेवियरलिज्म आया, है ना। तो एक एंटीथेसिस बना कि नॉर्मेटिज्म मानकवाद और ये आपका बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद के बीच में थेसिस हुआ। तो फिर जो एंटीथेसिस हुआ उसके बाद सिंथेसिस डेवलप हुआ। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म में ट्रेडिशनल जो थ्योरी थी उसके भी वैल्यूज़ को लिया गया, है ना। ट्रेडिशनल जो थ्योरी थी उसके वैल्यू को लिया गया और जो बिहेवियरलिज्म फैक्ट के बारे में बात कर रहा था उसके फैक्ट को भी लिया गया और दोनों का सिंथेसिस हुआ और पोस्ट बिहेवियरलिज्म पैदा हुआ। तो ट्रेडिशनल थ्योरी जहाँ पर केवल वैल्यू को महत्व दिया जाता था और फिर उसके विरोध में क्या आया, बिहेवियरलिज्म में क्या केवल फैक्ट की बात की जाती थी। लेकिन ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया तो उसमें वैल्यू प्लस फैक्ट दोनों की बात की जाने लगी। तो डेविड स्टन इसे क्या कहते हैं, डेविड स्टन इसे क्रीडो ऑफ रिलेवेंस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। फिर अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ये क्या है, यह सिद्धांत द्वंद्ववाद से ही निकला है। चेतना जो कि सृष्टि का सार तत्व है, अलगाव की विभिन्न अवस्थाएं पार करते हुए उत्तरोत्तर उन्नत रूप ग्रहण करती है। उदाहरण, मानव पहले बालक के रूप में माँ से प्रेम करता है, युवावस्था में प्रेमिका से, पौनावस्था में बच्चों से और अंत में सबसे प्रेम करने लगता है। इस प्रकार अलगाव के द्वारा प्रेम विभिन्न रूप धारण करता हुआ उच्चतर की ओर बढ़ता जाता है। प्रेम का यह रूप एक दूसरे से अलग होता है। तो बचपन में एक व्यक्ति का दायरा बहुत छोटा सीमित होता है, तो वो केवल अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने घर परिवार के लोगों से प्यार करता है। युवावस्था में फिर उसका थोड़ा सा और दायरा बढ़ता है, अपनी प्रेमिका से प्यार करेगा। लेकिन पौनावस्था में वो अपने बच्चों से प्यार करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता जाएगा तो वो संपूर्ण विश्व से प्यार करने लगेगा, है ना। उसको लगेगा कि ये सब छलावा है, ये सब में कुछ नहीं रखा, मुझे एक विश्वात्मा बनना है, प्रेम हमें लोगों से करना है। तो उसका जो विचार हो जाता है कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक विकास के क्रम में मानव समूह अलगाव की विभिन्न अवस्थाएं पार करते हुए राष्ट्र की ओर बढ़ता है, जो कि उच्चतम स्तर है। तो स्टेट को ये अल्टीमेट, नेशन स्टेट को ये अल्टीमेट पॉइंट मानता है और जहाँ से जो डायलेक्टिक्स है वो खत्म हो जाए। हेगल द्वारा वर्णित अलगाव एक सकारात्मक अवधारणा है जो मानव प्रगति के इतिहास का आवश्यक लक्षण है। कार्ल मार्क्स अलगाव की अवधारणा तो हेगल से लेता है पर इसे पूंजीवाद के दुष्प्रभाव समझाने के लिए नकारात्मक अवधारणा बना देता है। तो राज्य का विकास एवं स्वरूप, तो इसी द्वंद्वात्मक पद्धति से हम इतिहास और राज्य का विकास समझ सकते हैं। हेगल के अनुसार पहले परिवार था, फिर नागरिक समाज बना और उसके बाद राज्य बना। परिवारवाद, नागरिक समाज, ये परिवारवाद काइंड ऑफ एक वाद था, यानी थेसिस था, है ना। प्रतिवाद क्या हुआ, इसका एंटीथेसिस क्या बना, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, इसका एंटीथेसिस बना। और संवाद क्या था, इसका मतलब सिंथेसिस क्या बना, नेशन स्टेट यानी राष्ट्रीय राज्य, नेशन स्टेट इसका सिंथेसिस बना। ये अल्टीमेट पॉइंट है ना। विश्व जननी परार्थवाद का क्षेत्र है ये, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म का क्षेत्र है ये। और जो वाद है यानी थेसिस है, परिवार है, तो ये पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म है यानी विशेषोन्मुखी परार्थवाद का क्षेत्र है। और जो एंटीथेसिस है ये विश्व जननी स्वार्थवाद का यानी यूनिवर्सल ह्यूगोइज्म का क्षेत्र है। जबकि सिंथेसिस यानी नेशन स्टेट ये यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म यानी विश्व जननी परार्थवाद का क्षेत्र। परिवार इसकी विशेषता है विशेषोन्मुखी पदार्थवाद यानी पार्टिकुलरिस्टिक अल्ट्रुइज्म। इसमें प्रेम, स्नेह, परसेवा के भाव के रूप में परार्थवाद अल्ट्रुइज्म तो होता है पर इसका दायरा अत्यंत छोटा होता है, अर्थात
विशेष उन्मुखी होता है, यानी पर्टिकुलरिस्टिक होता है, अपने परिवार के लोगों के प्रति ही ये केवल दृष्टि रखता है ये। तो इसका दायरा, इसकी जो मानसिकता होती है संकीर्ण होती है। परिवार के बारे में हीगल का विचार बड़ा ही आदर्शवादी है। इससे वे संतुष्टि एवं एकता पर आधारित क्षेत्र मानते हैं। परिवार में व्यक्ति का अकेले विकास नहीं होता बल्कि संपूर्ण का अंश के रूप में विकास होता है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, तो हीगल इसे बुर्जुआ समाज कहते हैं, बुर्जुआ सोसाइटी कहते हैं। बाद में देखेंगे कि बुर्जुआ सोसाइटी का या बुर्जुआ लोगों का बेसिकली ये कैपिटलिस्ट क्लास है मार्क्स के अनुसार, तो मार्क्स इसका तीव्र प्रयोग करता है बाद में। उसकी विशेषता है विश्व स्वार्थवाद, यूनिवर्सल इगोइज्म। नागरिक समाज का दायरा तो विस्तृत होता है पर इसमें व्यक्तिगतता यानी इंडिविजुअलिज्म और स्वस्वार्थ का भाव होता है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में आपस में तीन संबंधित पहलू होते हैं। पहला जरूरतों की व्यवस्था, दूसरा न्याय का प्रशासन और तीसरा पुलिस और सहयोग की जरूरत। हीगल नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था मानते हैं, जहां सब एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, पारस्परिक आत्मनिर्भरता होती है, पर उसमें स्वस्वार्थ एवं हितों की टकराहट होती है। इस टकराहट को दूर करने और समाज में एकता की स्थापना के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। उदारवादियों के विपरीत हीगल राज्य का दायरा व्यापक मानते हैं। हीगल नागरिक समाज जरूरतों की व्यवस्था है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज जरूरतों की व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ नीड्स है, और यह निजी व्यक्तियों और निजी हितों की समग्रता का प्रतीक है। तो यह निजी व्यक्तियों और निजी हितों की समग्रता का प्रतीक है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज स्वनिश्चयन यानी सेल्फ असर्शन का दायरा व स्वहित सेल्फ इंटरेस्ट की साधना है। तो हीगल के अनुसार नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी सेल्फ असर्शन का दायरा और स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट की साधना। स्टेट एज यूनिवर्सल एंड सिविल सोसाइटी एज पर्टिकुलर, हीगल का मानना। राज्य स्टेट के बारे में क्या बोलता है हीगल, तो इसमें उपयुक्त दोनों के शेष तत्वों का योग होता है। अतः इसकी विशेषता है विश्वजनीय परार्थवाद, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म। क्योंकि यह संवाद है यानी ये सिंथेसिस है, अतः इसमें परिवार का परार्थवाद यानी परिवार का अल्ट्रुइज्म और नागरिक समाज का विश्वजनीय यानी यूनिवर्सलिज्म वाला गुण होता है। इस प्रकार राज्य पूर्ण सत्य है, यह विश्वात्मा है जो पूर्णतः तर्क यानी रीजन व विवेक पर आधारित है। इस प्रकार राज्य पूर्ण तर्क शक्ति है, पूर्ण तर्क शक्ति है, इसलिए हीगल को चतुर तर्क करने वाला कहा जाता है। हीगल के अनुसार हॉब्स, लॉक आदि नागरिक समाज को ही राज्य मानने की भूल कर बैठे हैं। नागरिक समाज तो लाभ और स्वास्थ्य पर आधारित आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र। अतः हीगल नागरिक समाज को बुर्जुआ समाज व बाह्य राज्य कहता है, जबकि हॉब्स, लॉक इस बाह्य राज्य यानी एक्सटर्नल स्टेट को ही राज्य मान बैठे। हीगल राज्य एवं नागरिक समाज को अलग अलग मानता है। ग्रामसी ने राजनीतिक समाज यानी पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का विचार हीगल से ही लिया। ग्रामसी ने, हीगल की नज़र में तो राज धरती पर ईश्वर का अवतार है। तो स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज मानवीय चेतना का विराट स्वरूप है। राज पूर्ण तार्किक यानी एब्सोल्यूट रेशनल है। राज सार रूपी इच्छा है यानी सब्सटेंटिव बिल है, जो इतिहास के माध्यम से प्रकट होती है। राज व्यापक व्यक्तित्व है, यह धरती पर अवस्थित मन है, राज देवी इच्छा है। हीगल का राज कल्याणकारी राज्य नहीं है और न ही वे योजनाबद्ध अर्थतंत्र के समर्थक थे, लेकिन वे गरीबी तथा लोगों के प्रति राज्य की उदासीनता के विरोधी थे। वे बाजार के शिकार लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा चाहते थे, वह कारपोरेशन ही प्रदान कर सकता था, इसलिए वे कारपोरेटवाद के समर्थक थे। राज्य एक नैतिक विचार व मानव की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, इसलिए हीगल कहता है कि राज्य का व्यक्ति पर सर्वोच्च अधिकार है और उसकी उच्चतम जिम्मेदारी है कि वह राज्य का सदस्य बने। हीगल का यह राज्य कल्याणकारी नहीं है, कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट नहीं है, याद रखिए। हीगल इस राज्य में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को भी स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि कारपोरेट प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं, जो भौगोलिक प्रतिनिधित्व की बजाय हितों पर आधारित है। फिर हीगल के राज्य में 3 वर्ग हैं। एक तो कृषक वर्ग होगा, है ना, पेस्टोरल कम्युनिटी होगी, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, फार्मर कम्युनिटी होगी। दूसरा सरकारी वर्ग होगा और तीसरा व्यवसायी यानी ट्रेडिंग कम्युनिटी होगी। हीगल सरकारी वर्ग से संबंधित नौकरशाही यानी नागरिक सेवा को राज्य का आधार स्तंभ मानता है। वह नौकरशाही को जन सेवा कहता है। इस वर्ग को वह सर्वाधिक वर्ग यानी यूनिवर्सल क्लास कहता है। किसको? नौकरशाही को यानी ब्यूरोक्रेसी को। अतः कहता है क्योंकि यही वर्ग है जो पर
सेवा करता है। तो यही वह वर्ग है जो पर सेवा करता है, यानी अल्टुजम करता है। हीगल राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। जनतंत्र की बजाय राजतंत्र मोनार्की का समर्थक है। हीगल दास प्रथा का भी विरोधी है, लेकिन स्त्रियों के बारे में इसके निगेटिव थॉट्स हैं। हीगल संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का समर्थक है। परिवारवाद है यानी परिवार, फैमिली थेसिस है। नागरिक समाज प्रतिवाद है, यानी सिविल सोसाइटी एंटीथेसिस है। और राज संवाद या संश्लेषण है, तो स्टेट क्या है, सिंथेसिस है। तानाशाही एक थेसिस है या वाद है। लोकतंत्र प्रतिवाद है ना, तो ये एंटीथेसिस है। और संवैधानिक राजतंत्र ये संवाद है, यानी सिंथेसिस। अपने पूर्ववर्तियों की भांति राज्य की संवैधानिक शक्तियों को हीगल ने भी 3 ही भागों में विभाजित किया है, पर यह विभाजन कुछ मौलिक अंतर लिए हुए है। हीगल ने राज्य की 3 शक्तियां बताई, विधायी यानी लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी पावर, तीसरा राजतंत्रात्मक यानी मोनार्किकल पावर या मोनार्की। हीगल ने राज्य की 3 शक्तियों में राजतंत्रात्मक शक्ति को प्रमुख माना है, क्योंकि वह राज्य में एकता उत्पन्न करती है। हीगल राज्य को एक विचार आइडिया मानकर समझाता है, तो उसका अभिप्राय एक एग्जिस्टेंशियल स्टेट से है। इस एग्जिस्टेंशियल स्टेट का प्रयोजन यानी टिलोस क्या है, पर्पज क्या है, विवेकपूर्ण जीवन है ना, रेशनल जीवन, जिसे राज्य साधारण व्यक्ति की सामान्य जिंदगी में लाना चाहता है। इस प्रकार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का महा प्रयाण है, यानी मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है। चूंकि ईश्वर ही वह सत्ता है जिसने हमें विवेक व रीजन दिया है। हीगल के अनुसार राज्य सामूहिक व्यक्ति की आत्म चेतन इच्छा का सयास समर्थन है, यानी डिलिबरेटली डेवलप्ड सेल्फ कॉन्शियस विल ऑफ द कलेक्टिव मैन। राज्य सामूहिक व्यक्ति की आत्मचेतन इच्छा का सयास समर्थन है, डिलिबरेटली डेवलप्ड सेल्फ कॉन्शियस विल ऑफ द कलेक्टिव मैन। हीगल एक राष्ट्र का संविधान उच्च राष्ट्र की विश्वात्मा लोकात्मा की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसे वैदिक परंपराओं में बांधा जाता है। हीगल का इतिहास दर्शन क्या है, तो हीगल्स फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र है। दर्शन का इतिहास दर्शन का केंद्र है। हीगल के शब्दों में इतिहास मानव आत्मा के आत्मशोध के लिए की गई एक तीर्थ यात्रा है, पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज ऑफ द स्पिरिट इन द सर्च ऑफ इटसेल्फ। इतिहास का मार्ग मानव विवेक द्वारा प्रशस्त होता रहता है, और विश्व इतिहास विश्व का निर्माण और विश्व इतिहास विश्व का निर्णय। हीगल ने विश्व इतिहास को स्वाधीनता की अनुभूति के आधार पर 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहला पूर्वी राज्य, तो ये ओरिएंटल्स है। फिर यूनानी यानी पूर्वी राज्य यानी ईस्टर्न स्टेट, इनको ओरिएंटल्स भी कहा जाता है, ना। आप लोगों ने विवाद सुना होगा जब 1813 में आया था, तो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट। तो कुछ लोग जो ओरिएंटल भाषाएं हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी, संस्कृत, इसमें शिक्षा का काइंड ऑफ समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अंग्रेजी में शिक्षा का, जो अंग्रेजी समर्थक थे, वो अंग्रेजी में शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट की ये काइंड ऑफ लड़ाई थी, फिर जिसमें अल्टीमेटली एंजलिस्ट जीत गए थे। तो ओरिएंटल्स है ये, फिर ग्रीक्स हैं, फिर रोमन्स हैं, और फिर जर्मन्स। स्वतंत्रता, तो हीगल के शब्दों में स्वतंत्रता एक आवश्यकता है जिसने नई आकृति ग्रहण कर ली है। फ्रीडम इज नेसेसिटी ट्रांसफिगर्ड। हीगल के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की वह चेतना जो उसे अलगाव का एहसास करवाती है और सच्चे स्व की प्राप्ति के लिए रियल सेल्फ की प्राप्ति के लिए उसे राज्य से जोड़ती है। हीगल ने व्यक्तिवादी उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। यह विचार हीगल ने अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ राइट 1821 में दिया। हीगल की स्वतंत्रता सकारात्मक है तथा उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का विचार हीगल के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है। इतिहास का विकास भी स्वतंत्रता के लिए हुआ है या स्वतंत्रता के विचार पर टिका हुआ है। इतिहास की शुरुआत पूर्वी देशों यानी ओरिएंटल्स स्टेट से होती है। इसमें चीन, भारत और फारस जैसे देश आते हैं। चीन व भारत स्थिर समाज है यानी स्टैटिक नेशंस है। ये गैर द्वंद्वात्मक हैं, तो इनमें डायलेक्टिक्स नहीं है। फिर यहाँ हजारों सालों में से कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। यहाँ प्रजा में चेतना नहीं है, अतः वे स्वतंत्रता के विचार को समझ नहीं पाते हैं। अतः हीगल की विश्व इतिहास की समझ से ये बाहर है। इतिहास की शुरुआत फारस
पर्सिया से होती है क्योंकि वहाँ आबादी की चेतना थी, वहाँ आज़ादी की चेतना थी। पर ईसा से लगभग 500 साल पहले फारस यूनान से हार गया और विश्व इतिहास का केंद्र पूर्वी निरंकुश देशों से यूनानी नगर राज्यों की ओर स्थानांतरित हो गया। यूनानी नगर राज्यों को आज़ादी की पूर्ण चेतना नहीं थी। तब उनके स्थान पर रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। फिर मध्यकालीन ईसाई राजतंत्रों का उदय हुआ। मध्यकाल अंधकार का काल था, पर निषेध का निषेध यानी निगेशन ऑफ निगेशन द्वंद्वात्मक पद्धति का सार है के कारण विकास की प्रक्रिया पीछे नहीं जा सकती है। फिर उस पतनशील ईसाई धर्म काल से जर्मेनिक वर्ल्ड का उदय हुआ, जर्मेनिक विश्व का उदय हुआ। मध्यकाल एक लंबी भयानक रात थी। पुनर्जागरण व मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन, इस आंदोलन को हेगल ज्ञान देने वाला सूरज कहता है, से इस रात का अंत हुआ। इस प्रकार जर्मनी वह प्रथम राज्य है जिसे आत्मा की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट को समझा जा सकता है। तो इस प्रकार जर्मनी वह प्रथम राष्ट्र है जिसने आत्मा की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट को समझा और माना कि मनुष्य मनुष्य के रूप में मुक्त है। यह तार्किक आज़ादी का ठोस स्वरूप है। इस प्रकार यूनानी नगर राज्यवाद हैं यानी थेसिस है, ये रोमन साम्राज्य उसका प्रतिवाद है यानी कि ये एंटीथेसिस है, और अंततः जर्मन राष्ट्र राज्य ये क्या है, सिंथेसिस है यानी संवाद। क्योंकि हेगल की नज़र में परम चैतन्य तत्व राष्ट्र राज्य हैं, अतः यहाँ आकार इतिहास की गति रुक गई। तो ये अल्टीमेट पॉइंट है नेशन स्टेट, और यहाँ पर आके जो इतिहास की गति है, इतिहास की मूवमेंट है, वो रुक गई। हेगल राज्य का जन्म चीन में हुआ, बचपन भारत में बीता, युवावस्था यूनान में बीती, पौनावस्था उच्चतम स्थिति जर्मनी में आई। हेगल ने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में तार्किक राज्य यानी नेशनल स्टेट की सिर्फ उत्पत्ति बताई है, जबकि उस तार्किक राज्य का विवरण फिलॉसफी ऑफ राइट में दिया गया। फिर इस प्रकार इतिहास को गति विचारों से मिलती है। विचार गत्यात्मक व निरंतर विकासशील है। विचार सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। हेगल ने इसे तर्क का प्रकटीकरण यानी अनफोल्डिंग ऑफ रीजन कहा है। संपूर्ण विश्व तर्क के प्रकटीकरण की प्रक्रिया से ही पैदा हुआ है। ऐसा पहला तर्क परिवार था जो एकता का प्रतीक है। दूसरा तर्क नागरिक समाज है जो विशिष्टता का प्रतीक है। सर्वोच्च तर्क राज्य है जो व्यापकता का प्रतीक है। हेगल का राज्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्टेट भी इसी तर्क का प्रकटीकरण पर आधारित है। उसका राज्य का सिद्धांत इस सूक्ति पर आधारित है, जो तर्क सम्मत है वह वास्तविक है, जो वास्तविक है वह तर्क सम्मत है, यानी रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल। जो तर्क सम्मत है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह तर्क सम्मत है। इसका तात्पर्य है कि इस विश्व में जिन चीज़ों का अस्तित्व है वह तर्क, विचार या विवेक के अनुसार हैं, और जो तार्किक हैं उसी का अस्तित्व है। तर्क का राज में पूर्ण क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार राज तर्क का साकार रूप है। फिर हेगल के अनुसार राज तर्क की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। राज्य एक निरपेक्ष विचार तथा तर्क के दैवी रूप का विकास है। राज्य से ऊपर और कोई तार्किक या आध्यात्मिक। तो नेक्स्ट है युद्ध का समर्थन। तो हेगल युद्ध को ऐतिहासिक विकास का एक माध्यम मानता है। उसके अनुसार युद्ध जनता का नैतिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। लंबी अवधि तक शांति यह गलत विचार पैदा करती है कि राज्य मात्र नागरिक समाज वाली स्वस्वार्थी व आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र। युद्ध मानव की दृष्टि को व्यापक बनाती है, ब्रॉड बनाती है, मानव की पर्सपेक्टिव को, तथा पूरी जनता को समान उद्देश्य के लिए एकताबद्ध कर उसमें बलिदान का श्रेष्ठ भाव पैदा करता है। हेगल जिस प्रकार हवा के बहने से समुद्र की गंध उड़ जाती है, जो कि हवा के लंबे काल तक शांत रहने से पैदा हुई थी, उसी प्रकार राष्ट्रों में जो भ्रष्टाचार है वह लंबी व स्थायी शांति का नतीजा है। लोग केयरलेस हो जाते हैं और जैसे ही युद्ध होता है तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रादुर्भाव होता है। लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। यूक्रेन में ऐसा ही हुआ। यूक्रेन के रसिया इतनी बड़ी सेना होकर भी नहीं जीत पाया है। रसिया के पास, यूक्रेन की जनसंख्या देखो तो केवल 3 करोड़ है, याद रखिएगा 3 करोड़, और रसिया की 14-15 करोड़ जनसंख्या है। और रसिया सुपर पावर, कहाँ मतलब न्यूक्लियर बम सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना। तो ये थोड़ा सा जो अंदर भावना, एक कुंठा की भावना आ जाती है तो वो दूर हो जाती है। हेगल का मानना था युद्ध कहीं से कहीं तक सही नहीं। हेगल ने कांड का निरंतर शांति यानी परपेचुअल पीस का सिद्धांत स्पष्ट अस्वीकार कर दिया है।
परपेचुअल पीस का सिद्धांत देते हैं कांट परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट देते हैं। बाद में डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी माइकल डोयल देते हैं जो कि कांट के विचारों से ही प्रेरित थे। वो इंटरनेशनल रिलेशन के थिंकर हैं, तो बाद में पढ़ेंगे उनके बारे में। तो चलिए, अगर कांट की शांति स्थापना की बात सही मानी जाए, विभिन्न राज्य आपस में पवित्र संघ होली अलायंस बना लें, तब भी शांति की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि इस पवित्र संघ का एक विरोधी संघ पैदा हो जाएगा। अतः द्वंद्व, संघर्ष व युद्ध तो अनिवार्य सत्य है। हेगल की नज़र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्यायपूर्ण युद्ध, जस्टवाद तथा स्थायी शांति आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राज्य संपूर्ण संप्रभु यानी एब्सोल्यूट सॉवरेन है स्टेट। इसलिए हर्बर्ट मार्क्यूजे कहता है कि हीगल का आदर्शवाद भी उसी नतीजे पर पहुंचता है जिस पर हॉब्स का भौतिकवाद पहुंचता है। तो ये हर्बर्ट मार्क्यूजे कहता है कि हीगल का आदर्शवाद, आइडियलिज्म, उसी नतीजे पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? युद्ध पे, जो कि हॉब्स का भौतिकवाद पहुंचता है जिस स्थान पर। फिर मोरो लिलेट और स्टिलिखेट। मोरो लिलेट एंड स्टिलिखेट। मोरो लिलेट क्या है? तो इस जर्मन शब्द का प्रयोग हीगल अमूर्त व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के लिए करता है, जिसे लाक जैसे परंपरागत तर्कवादी काम में लेते हैं। स्टिलिखेट क्या है? ये हीगल इसके समर्थक हैं। इसके तहत मूर्तता, वास्तविकता व समुदायवाद पर बल दिया जाता है। कार्ल पॉपर हीगल खुले समाज का दुश्मन है। कार्ल पॉपर हीगल को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। बेसिकली ये प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स सभी को क्रिटिसाइज करते हैं अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी में। कब आती है? 1945 में। बहुत महत्वपूर्ण कृति है। पॉपर के अनुसार हीगल का प्रमुख उद्देश्य था खुले समाज से लड़ना और इस प्रकार अपने मालिक प्रशिया के शासक फ्रेडरिक विलियम की सेवा करना। वह बेईमानी का युग था जिसमें प्रशिया राज्य की सहायता से हीगल एक महत्वपूर्ण दार्शनिक बन गया। पॉपर की नज़र में हीगलवादी ऐतिहासिकता यानी हिस्टोरिसिज्म और आधुनिक तानाशाही, हिटलर, मुसोलिनी एक ही चीज़ है। हीगल की प्रसिद्ध अवधारणा है द रियल इज रेशनल एंड द रेशनल इज रियल। हिंदी क्या है कि जो वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो बुद्धिगम्य है वही वास्तविक है, या जो यथार्थ है वही तार्किक है, जो तार्किक है वही यथार्थ है। अर्थात जो यथार्थ है वह तर्क और विवेक से उत्पन्न होता है। जैसे राज जो कि उच्चतम वास्तविक सत्ता है वह मानवीय विवेक और तर्क का परिणाम है। विवेक हमेशा उच्चता की ओर बढ़ता है। पॉपर का मानना है कि यथार्थ यानी रियल को तार्किकता, रेशनल के साथ मिलाकर हेगल ने शुद्ध शक्ति राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स के विचार को बढ़ावा दिया है, जहाँ शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट। पॉपर के अनुसार राज्य की पूजा, वर्शिप ऑफ स्टेट, कबीलावाद का पुनर्जागरण है यानी रेनेसां ऑफ ट्राइबलिज्म। पॉपर के अनुसार हेगल हेराक्लिटस, प्लेटो और अरस्तु के सच्चे शिष्य थे। पॉपर की दृष्टि में हीगल का इतिहासवाद यानी हिस्टोरिसिज्म अरस्तु के 3 विचारों पर आधारित था। प्रथम विचार, व्यक्ति से गांव, गांव से राज्य बनता है। इस प्रकार राज्य का विकास ऐतिहासिक विकास से जुड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक विकास के विचार से हीगल इतिहास की आराधना, वर्शिप ऑफ हिस्ट्री करते हैं। द्वितीय विचार तो परिवर्तन का सिद्धांत मूल तत्व के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात निरंतर परिवर्तन के द्वारा हम उच्च तत्व की ओर जाते हैं। इस विचार को हीगल ने भाग के अपूर्ण मूल तत्व या सार से जोड़ दिया है, अर्थात राज्य मूल तत्व है और यह निरंतर तार्किक विकास का परिणाम। तृतीय विचार, परिवर्तन ही किसी वस्तु की वास्तविकता को प्रकट करते हैं। अरस्तु के इस विचार से हीगल प्रभुत्व के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डोमिनेशन का निर्माण कर स्वामी प्रजा के संबंध को न्यायोचित ठहराते हैं। जहाँ पॉपर ने हीगल की आलोचना की है, वहीं काउफमैन ने पॉपर की आलोचना करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार हीगल को रेडिकल व्यक्तिवादी कहना गलत होगा, उसी प्रकार पॉपर द्वारा उसे सर्वसत्तावादी टोटलिटेरियन कहना भी गलत होगा। पॉपर ने हीगलवाद यानी आत्मनिष्ठ आज़ादी, सब्जेक्टिव फ्रीडम के क्षेत्र में पॉपर ने हीगलवादी आत्मनिष्ठ आज़ादी यानी सब्जेक्टिव फ्रीडम के क्षेत्र की उपेक्षा की है। समालोचना तो क्रिटिकल एनालिसिस, इसको देखते हैं। हीगल राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप मानता है। ह्यूमन स्पिरिट इज स्टेट, ह्यूमन स्पिरिट का रिट लार्ज है ना, मानवीय चेतना का विराट रूप है। प्लेटो क्या बोलता है? स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो स्टेट इंडिविजुअल का ही
बड़ा स्वरूप है। और यही जो विचारधारा है, थोड़ा थोड़ा हेगल भी इसी विचारधारा को मॉडिफाई करके बताता है कि ह्यूमन स्पिरिट एट लार्ज बात करता है। विश्व में विवेक तर्क की यात्रा, द मार्च ऑफ रीजन इन द वर्ल्ड एंड क्षमता, मानव की क्षमता की उच्च अभिव्यक्ति, हाइजेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैंस फ्रीडम कहता है। इस प्रकार कानून वही है जो राज्य निर्धारित करता है। राज्य का कानून परम चेतना का आदेश है। इसलिए हीगल कहता है कि जो कई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। अगर कोई जेल जा रहा है तो वह वास्तव में स्वतंत्र हो रहा है, क्योंकि राज्य स्वतंत्रता का मूर्तवान रूप है। स्टेट इज एन एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। स्टेट इज एन एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। हीगल, जो कि सामाजिक समझौतावादियों हॉब्स, लॉक, रूसो के प्राकृतिक कानून व प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा का विरोधी है, उसने राज्य को सर्वोच्च साध्यमान व्यक्ति को गौण बनाया। उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य हेतु बलिदान हो जाती है। इसलिए हेगल पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका राज्य, जो कि सावयवी या जैविक राज्य है यानी ऑर्गेनिक स्टेट है, राज्य की निरंकुशता को बढ़ावा देता है। उसका आदर्शवाद फांसीवाद का प्रणेता है तथा वह स्वयं हिटलर एवं मुसोलिनी का आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल फादर। नव मार्क्सवादी दार्शनिक हर्बर्ट मार्क्यूजे ने हीगल की महत्ता को स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि समकालीन विश्व में मानव स्वतंत्रता, ह्यूमन फ्रीडम की समस्या के विश्लेषण के लिए हीगल के राजनीतिक दर्शन पर पुनर्विचार जरूरी है। उसने राज्य व नागरिक समाज में अंतर किया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में आधुनिक पूंजीवादी राज्यों में नागरिक समाज यानी बाजार ने राज्य पर कब्जा कर लिया है, और साम्यवादी राज्यों में राज्य ने नागरिक समाज पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। नागरिक स्वतंत्रता के लिए दोनों ही स्थितियाँ खतरनाक हैं। कार्ल मार्क्स ने हीगल के दर्शन की महानता को समझकर उसकी तुलना प्लेटो और अरस्तू के दर्शन से की। फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के लेखक हैं ये फ्रांसिस फुकुयामा। तो ने मार्क्स और हीगल के व्यापक प्रभाव के बीच तुलना करते हुए हीगल के विजय की घोषणा की थी। तो ये देखिए, हीगल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। पहली है वर्कलिचकाइट। तो हीगल ने चेतना के लिए ही शब्दावली का प्रयोग किया है। दूसरी है, नेक्स्ट है सिटक्लिचकाइट। तो हीगल सामाजिक सात्विकता के लिए जर्मन शब्द सिटक्लिचकाइट का उपयोग करते हैं। फिर भाववाची अधिकार, अब्स्ट्रैक्ट राइट्स। भाववाची अधिकारों की बात करते समय हीगल लिखता है कि व्यक्ति अपने आप को बाह्य जगत के विरुद्ध प्रस्थापित करके देखता है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है। वह सोचता है कि वह जो कुछ छीन लेता है वही उसका है। इसे हीगल ने भाववाची अधिकार कहा है, एब्स्ट्रैक्ट राइट कहा है। आत्म शासन का विचार, आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नेंस। हीगल के अनुसार बाह्य तत्वों द्वारा अनुशासित भक्ति का विचार उस चेतना से हार मान लेता है जो मनुष्य को आत्म अनुशासित मानती है। कानून, पुलिस आदि समाज के बाह्य तत्व हैं, ये व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं। हीगल नैतिकता और सामाजिक सात्विकता के सम्मान के सम्मिलन को आत्मशासन का विचार यानी आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना ये हीगल चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है, और कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा हीगल से प्रभावित है। कुछ कॉन्सेप्ट उसके हीगल से प्रभावित हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे एक रेगुलर वीडियो मिलते रहें और अच्छे से सिनेरियो का हाफ पार्ट बने। तो मिलते हैं कार्ल मार्क्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।